नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को स्वागत है। आप सभी का एक बार पुनः सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्लास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस क्लास में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं, जिसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस याद हैं और अच्छी बात है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बिहार का शोक है वो कौन सी नदी के जानी जाती है बिहार के शोक के नाम से। तो जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा करके नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहे हैं, अरावली और विंध्याचल पर्वत माला के बीच में कौन सा पठार है। तो जो अरावली पर्वत है और विंध्याचल पर्वत माला है, इसके बीच में कौन सा पठार पाया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा मालवा का पठार। देखिए, जो अरावली पर्वत है वो राजस्थान में पाया जाता है और जो विंध्याचल पर्वत है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राजस्थान, और जैसे इधर राजस्थान है और अपना इधर मध्य प्रदेश है, इसके बीच में मध्य प्रदेश के ही भाग में मालवा का पठार पाया जाता है। तो मालवा का जो पठार है ना, वो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली नहीं है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सभी विकल्प सही है, यानी कि जेली फिश, स्टार फिश और कटल फिश, इसमें से कोई भी क्या नहीं है, मछली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस के कारण होने वाली बीमारी का नाम यहाँ पे आपको बताना है कि वायरस जो होता है उसके कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इसके कारण होती है पोलियो। क्या होती है? पोलियो जो बीमारी है वो वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका पोलियो, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है इसका नाम है पारसनाथ चोटी। इसका क्या नाम है? पारसनाथ चोटी इसका नाम है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। ठीक है, 1366 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन में धूपगढ़ की चोटी। तो देखिए, जो धूपगढ़ की चोटी है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ की चोटी है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप लोग आंसर में लगाएंगे धूपगढ़। ठीक है, और छोटा नागपुर का पठार जो है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ, जिसकी हाइट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो बेगम अख्तर हैं इनका संबंध कला के किस क्षेत्र से है। देखिए, जो बेगम अख्तर हैं इन्हें अख्तर बाई के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें अख्तर बाई के नाम से भी जाना जाता था। और ये इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है संगीत से। किससे है? इनका संबंध संगीत से है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बेगम अख्तर का संबंध संगीत से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो नेपाल का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? काठमांडू है, जो कि नेपाल की क्या है? राजधानी है। ठीक है, नेपाल की राजधानी का नाम ही क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? काठमांडू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखो, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है। तो साफ्टा जो है ना, साफ्टा एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, सभी लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं जिसको पता है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। अभी देखिएगा जी, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में एक जगह है पुरी, पुरी पर स्थित है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री और उपराज्यपाल। तो देखिए जो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र है इसका प्रशासन कौन करता है? इसका प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो जो उपराज्यपाल होता है वहाँ का, वो इसका प्रशासन करता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उपराज्यपाल, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। और वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर भी कौन था? अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग्स था। और प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसका कार्यकाल आप लोग नोट कर सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और 1773 में इसने एक रेगुलेटिंग एक्ट चलाया था। क्या प्रारंभ किया था? रेगुलेटिंग एक्ट प्रारंभ किया था 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस देश से अमेजोन नदी बहती है? तो निम्नलिखित में से किस देश से अमेजोन नदी बहती है? क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन है। तो जो अमेजोन नदी है वो किस देश से बहती है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील और कनाडा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ब्राज़ील है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अमेजोन नदी है वो ब्राज़ील से होकर के बहती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी, जैसे कि अमेजोन या फिर अमेजोन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से विश्व की सबसे दूसरी नदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी आप लोग आंसर में लगाकर आने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में कब आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1945 में। कब की गई थी? सन 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1945। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये आपका काम है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आपके सामने यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि इसमें से आंसर क्या लगाएंगे। तो देखिए जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसके लिए सबसे पहले आपके योग्यता होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हों। ठीक है, ये आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, वह व्यक्ति दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। और यहाँ पे कहा गया है कि वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या फिर 30 वर्ष की आयु का हो चुका हो, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? योग्यताओं के बारे में पूछा गया है तो योग्यताएं यहाँ पे आपकी हो जाएंगी, एक तो भारत का नागरिक और एक आपकी 30 वर्ष की आयु। तो यानी कि केवल 1 और 3 आपके करेक्ट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति का पूछा जा सकता है तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है भारतीय संसद को कम से कम कब मिलना चाहिए? तो भारतीय संसद जो है ना उसको कम से कम कब मिलना चाहिए? तो देखिए संसद में जब सत्र होते हैं तो उनको जो संसद की बैठक होती हैं उनके बीच में कम से कम नहीं तो कितने के महीनों का गैप होना चाहिए? तो 1 साल में 2 बार यानी कि 6 माह में जो 2 बैठक हैं वो करा लेनी चाहिए। यानी कि इनके बीच में कम से कम मतलब साल में 2 बार तो ये बैठक हो ही जाए। तो यहाँ पे संसद को कब मिलना चाहिए? वर्ष में 2 बार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इस प्रश्न में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है,
देखिए अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे नरम धातु कौन सी है। तो सबसे नरम धातु का आंसर आपको क्या बताएंगे, जो सबसे नरम धातु है उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे नरम धातु कौन सी होती है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो सबसे नरम धातु यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन है आपके पास प्लेटिनम, चांदी, सोना और लोहा। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे कि सबसे नरम धातु यहाँ पे क्या हो जाएगी, सोना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना क्या होता है, सबसे नरम धातु होती है। वहीं आपसे सबसे कठोरतम धातु पूछी जाए तो सबसे कठोरतम धातु होती है हीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रमुख घटक क्या था। तो जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें प्रमुख घटक के रूप में क्या थे, तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर के मतलब प्रमुख घटक थे वैक्यूम ट्यूब्स। उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में, ठीक है। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको 1946 से लेकर के 1956 तक इस्तेमाल किया गया था। तो इसको भी नोट करिएगा, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है। तो वातावरण की ऐसी कौन सी परत है जिसे ओजोन स्फीयर भी कहते हैं। देखिए जो ओजोन परत है जो वो किस मंडल में पाई जाती है, वो पाई जाती है अपनी समताप मंडल में। समताप मंडल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसी प्रकार से वही ओजोन मंडल भी कहलाता है समताप मंडल, यानी कि ओजोन स्फीयर है ना, जो ओजोन स्फीयर है वही स्ट्रेटोस्फीयर है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है ओजोन अणु का रंग क्या होता है। तो जो ओजोन अणु होते हैं उनका रंग क्या होता है, उनका रंग होता है नीला। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर, यानी कि नीला यहाँ पे इसका रंग होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो जो रिवॉल्वर है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, सैमुअल कोल्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैमुअल कोल्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी जाकर के देख लीजिएगा, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और जो व्यक्ति नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।